बारे में आप लोगों ने सुना है किसी ने? दांडी मार्च क्या था? स्क्रीन पे हफीजुल्लाह कुछ दिख रहा है? हफीजुल्लाह? यस सर, दिख रहा है सर। ओके, म्यूट कर रहे हैं। अगर आप लोग को स्क्रीन नहीं दिखेगा तो फिर कोई अनम्यूट होके बता दीजिएगा। दांडी मार्च का नाम सुना आप लोगों ने? नमक सत्याग्रह। यस सर, सुना था है। कब हुआ था? क्या था ये? सर वो साउथ में जो होता है कि समुद्र से जो नमक निकालने का काम होता है ना सर, उसके जहाज वगैरह से। तो ये दांडी मार्च क्या था? गांधी जी के द्वारा किया गया था सर, नमक के सेव के लिए। 1930 में गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन लॉन्च किया था, नमक सत्याग्रह। इसको दांडी मार्च भी कहा गया। और ये गुजरात में अहमदाबाद के गांव से स्टार्ट करके, दांडी एक और गांव है 200 पौने 300 किलोमीटर आसपास, 250 से पौने 300 किलोमीटर, वहां तक उन्होंने मार्च किया था। और ये इसलिए किया था कि नमक जो है वो, उसके लिए बहुत ज्यादा ब्रिटिश पे आश्रित रहना पड़ता था हम भारतीयों को। और उन्होंने भारतीयों को नमक निकालने के प्रोसेस से अलग कर दिया था कि नहीं, हमें जो ब्रिटेन से लाके यहाँ बेचेंगे वही आपको खरीदना होगा। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ बात उठाई थी कि भारतीयों को अधिकार होना चाहिए समुद्र से नमक निकालने का। और ये नमक कम आजादी से रिलेटेड, चूंकि हर एम था किसी तरह से हम अपने आप को फ्रीडम हासिल कर लें, तो ये दांडी मार्च भी एक बहुत मास्टर स्ट्रोक था उस दौर में। और गांधी जी ने बिना किसी पम्फलेट्स के इसके लोगों के साथ पैदल चले और एक अवेयरनेस आया। पूरा देश एक सूत्र में जुड़ गया कि बेसिक जो नीड है नमक, वो हमारी जो है हमको निकालने की खुद आज़ादी होनी चाहिए। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है आपके इंडिया का, गुजरात में, वहाँ पे ये गांधी जी ने इसको लॉन्च किया था। और आयोडीन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स वगैरह इंडिया लॉन्च करता है, उसमें देखिए गांधी जी की फोटोज वगैरह डाली जाती है। तो एक बड़ा मूवमेंट था जो नमक से जुड़ा हुआ था। नमक चूंकि घर में, एक एक घर में लोगों की पहचान होती है और ये बेसिक नीड होती है, तो गांधी जी ने, चूंकि बहुत लोग उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें जिस पे हम अपनी बात रख सकते हैं, ब्रिटिश के सामने अपोज कर सकते हैं, नमक ही क्यों। उनकी जो लॉन्ग साइटेडनेस थी, मतलब समझिए कि दूरदर्शिता थी, उसके हिसाब से घर घर ये बात पहुंची और लोग इकट्ठा हुए। गांधी जब इसमें हिरासत में गए तो उसके बाद पूरा भारत जो खड़ा हुआ और इसी बहाने 1930 में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाया। आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स देखिएगा, जो इसके लिए जो प्रोग्राम चलाया जाता है, तो इस प्रोग्राम में पहले जो है ये ध्यान में रखना है कि 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू, और जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो इसको चलाती है इस प्रोग्राम को। और गोल यही है कि पूरे भारत से जो डिफिशिएंसी की वजह से, आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से जो बीमारियां हो रही है, उसको दूर करना। पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में अगर आप देखेंगे एंड अफ्रीका रीजन में, तो 1.88 बिलियन पीपल आर एट रिस्क ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी एंड 241 बिलियन चिल्ड्रन हैव एन एडिक्वेट आयोडीन इनटेक। कितना बड़ा, यानी कि आपको 2 अरब के आसपास, बिलियन है, लोग जो है वो रिस्क पे हैं। और 241 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके 12 का ये एक रिसर्च सर्वे है, SER साउथ ईस्ट एशिया रीजन में उसके प्रकोप में है लोग। 111 कंट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ पे एडिक्वेट आयोडीन न्यूट्रिशन जो है वो उसका निर्धारण है, जहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है इस तरह से। 30 कंट्रीज रिमेन आयोडीन डेफिशिएंट, 9 आर मॉडरेटली डेफिशिएंट एंड 21 आर माइल्ड डेफिशिएंट। इस 111 में एडिक्वेट है, वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 30 कंट्रीज है वो डेफिशिएंट है, और 9 मॉडरेटली डेफिशिएंट एंड 11 आर माइल्डली डेफिशिएंट। In India, estimated 350 billion people are at risk of iodine as they consume salt with an inadequate iodine. यानी हमारे यहाँ जो नमक है, पहले आप लोग को याद होगा बोरे में आता था, वही मवेशियों को लोग उससे भी इस्तेमाल करते, तो वो नॉन आयोडीनाइज्ड हुआ करता था। तो उसकी वजह से आयोडीन से जुड़ी कितनी बीमारियां होती थी, आगे हम लोग बात करें किस तरह से वो अफेक्ट करता था हमारे ब्रेन को और दूसरे सिस्टम को। इसी को देखते हुए ग्वाइटर होने लगा लोगों में, घेघा जो गले में निकल आता था। तो उसको काउंटर करने के लिए 1962 में एक पहला प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसका एक पहले से 5 साल 10 साल पहले से प्रोग्राम चल रहा था इसका सर्च कि क्या किया जाए।
तो 1962 में टोटल ग्वाइटर रेट जो था उस वक्त था 5.5%, 85.35%, और अभी जो है वो घट के आ गया आपको 337 आउट ऑफ 400 डिस्ट्रिक्ट सर्वेड हैव TFR। मतलब इतना जो 400 डिस्ट्रिक्ट्स में से अगर 337 में जो सर्वे हुआ है उसमें टोटल ग्वाइटर रेट जो है 5% से ज्यादा है। इवन कि दिल्ली का भी देखिएगा तो आपको 9 डिस्ट्रिक्ट जो है उसका वो ग्वाइटर से एंडेमिक है, यानी कि वहाँ चांसेस है ग्वाइटर एक बड़ा रूप धारण कर ले। तो कोई भी भारत में कहा जाता है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट इससे बचा हुआ नहीं है जहाँ आयोडीन डेफिशिएंसी का मामला देखा गया। ये प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ तो देखेंगे पहले क्या था। पहले ग्वाइटर प्रोग्राम था, उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोग्राम जो है वो बढ़ के उसका नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम को रूप लिया। पहले उसका क्या मामला था और किस तरह से ये इवोल्यूशन हुआ प्रोग्राम है वो भी हम देखेंगे। जो आपका एरिया है ये जो कहते हैं कि आपको जो हिमालयन ग्वाइटर, सब हिमालयन ग्वाइटर बेल्ट कहलाता है, हिमालय से जुड़ा हुआ एरिया, उसमें सबसे ज्यादा जो है आपको ग्वाइटर के उस रीजन में इंडेमिसिटी पाई जाती है। 120 मिलियन पीपल्स रहते हैं हिमालय के शोर पे, इधर इंडिया की तरफ, जो इसमें ग्वाइटर की प्रॉब्लम पाई जाती है। ठीक है, और कुछ और भी एरियाज उसके अलावा आते हैं, जैसे नागपुर का एरिया हो गया आपको महाराष्ट्र में, वो एरिया आ जाता है। फिर आपको बिहार है, कुछ हिली एरियाज में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आता है। ठीक है, महाराष्ट्र का आपको वेस्टर्न घाट जो महाराष्ट्र का, वहां भी दिक्कत होती है। कर्नाटका में ईस्टर्न घाट जो आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहां भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। इस तरह से आपको फैलाव है इस चीज का। 71 बिलियन पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर एंड अदर आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर लाइक मेंटल रिटार्ड एंड डीफनेस हो जाती है, या फिर आपको म्यूटिज्म है, स्क्विंट है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं। इतने लोग उस बर्डन से जूझ रहे हैं। 200 मिलियन पीपल कहते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसी से, डिसऑर्डर से पूरे जो है उतने टोटल जो इंडिया के कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं कि उसमें जूझ रहे हैं। दैट नॉट इवन ए सिंगल स्टेट, यदि मतलब कहने का मतलब है कि एक भी ऐसा राज्य नहीं है भारत का जो आयोडीन डेफिशिएंसी से नहीं जूझ रहा है, वहां पे दिक्कत नहीं हो रही है। इसीलिए 1980 में ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया था, ताकि ग्वाइटर जो बढ़ रहा है जिसकी वजह से लोगों को घेगा हो जाता था, इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यही प्रोग्राम जाके 1992 में, 80 से 92 में जाके ये फिर नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल का जो प्रोग्राम था वो फिर नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम में NIIDCP में बदल गया। तो ये एक इम्पोर्टेंस वही है कि 1980 में जो ग्वाइटर प्रोग्राम था, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम था, वही कन्वर्ट हो गया नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम में 1992 में। इसको आपको ध्यान में रखना है। बस इसका यही एम था कि जितने भी IDD यानी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं उसको हम घटा दें, और यूथ में यानी कि यंग एडल्ट्स में हम लोग इसको 10% से कम कर दें, किसी तरह से घटा के इसको 10% से कम कर दें। और बच्चे में जो 10 से 14 साल के बच्चे हैं उसमें 5% से घटा दें। और न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं उसमें, जो 1992 में किया गया था, न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं उसमें जो क्रिटिनिज्म होता था, मतलब बच्चे में एक बीमारी होती है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, जो डॉफिज्म होता है वो पिट्यूटरी इन्वॉल्वमेंट होता है। क्रिटिज्म जो होती है, क्रिटिनिज्म वो होता है आपको, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है आपको थायराइड का। तो आगे पढ़ेंगे किस तरह T3 T4 के आपके उसमें बनने में काम आता है आयोडीन का। तो ये बीमारी होती थी कि बच्चे छोटे हो जाते थे, तो उसमें एक टारगेट रखा गया कि 2000 तक, 92 में जब प्रोग्राम लॉन्च हुआ कि 2000 तक बच्चों में 0% कर देना है क्रिटिनिज्म का केसेस। तो ये टारगेट रखा गया। देखिए इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरे हैं आयोडीन के। अगर कम होगा तो ग्वाइटर हो सकता है, IQ बच्चों का डिस्टर्ब हो सकता है इससे, जिसके जो अपर रेस्पिरेटरी एयरवेज है उसके कंप्रेशन हो सकते हैं, थायराइड कैंसर्स के चांसेस हो सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी डाइटरी इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, ड्राई स्किन में फ्लैकी स्किन हो जाते हैं इसके, और थोड़ा सा मंद बुद्धि टाइप का, और कहते हैं ना कि वो स्लीपी टाइप के अपीयरेंस होते हैं पेशेंट में और बच्चों में। उसमें कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है उसमें कि बच्चे ठंडे को वो जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो नेशनल आयोडीन डिसऑर्डर जो प्रोग्राम्स लॉन्च हुआ उस प्रोग्राम में ये टारगेट रखा गया था कि रेगुलर सर्वे करेंगे और आयोडाइज सॉल्ट जो होता है, जो सॉल्ट जिसमें आयोडीन मिला हुआ है, उसका सही सप्लाई होगा। ठीक है। दूसरा था कि ये 100%, तीन जो इसके मेन पॉइंट्स थे, 100% सेंट्रली असिस्टेड स्कीम था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाती थी। और तीसरा क्या था इसमें
कि इससे रिलेटेड जितने भी हेल्थ अवेयरनेस है वो सारे लोगों को हेल्थ एजुकेशन में डालना है, स्कूल्स में और जगह सारी इन चीज़ों को बताना है कि आयोडीन की डिफिशिएंसी से क्या दिक्कत हो रही है, क्यों ज़रूरी है आपको आयोडाइज सॉल्ट खाने का। गाँव में बहुत सारा लोगों में रेसिस्टेंट पाया जाता है कि सस्ता हो रहा है तो क्यों नहीं नॉन आयोडाइज्ड ही खाएं, ठीक है। तो ये एक इसके साथ बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ये आपको थायराइड ग्लैंड पे तो असर करता ही करता है, उसके साथ डीफनेस भी कॉज करता है, मेंटल इलनेस भी है। देखिए आपको थायराइड की वजह से थायराइड हुआ, डिफनेस हुआ, कान गया आपका, मेंटल इलनेस, ब्रेन पे असर हुआ, मसल्स के स्टिफनेस पे काम करता है जिसकी वजह से सही से रिस्पॉन्स मसल नहीं कर पाती है, ठीक है। स्टंट फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, क्रिटिनिज्म में जो बताया कि बच्चे छोटे हो जाते हैं और वो उनका और बदशकल भी हो जाते हैं। ड्वार्फिज्म और क्रिटिनिज्म में फर्क यही है कि ड्वार्फिज्म जो होता है उसमें छोटा वो भी होगा लेकिन सिमेट्रिकल होगा, दोनों साइड के जैसे दोनों हाथ बराबर होंगे और थोड़ा स्मार्टनेस आएगी। लेकिन क्रिटिनिज्म में क्या होगा, ये भी छोटा होगा, एसिमेट्री होगी उसके ऑर्गन में, हो सकता है दायां हाथ बड़ा हो जाए या अजब टाइप का हो जाए, बाएं हाथ के मुकाबले डिफरेंट होगा, इस तरह दोनों कान डिफरेंट हो सकते हैं। तो क्रिटिनिज्म में क्या होता है आयोडीन डिफिशिएंसी वाले में, इसमें छोटा होने के साथ साथ बदशक्ल भी हो जाता है, तो बहुत खराब लगता है घर में कोई इस तरह के बच्चे हों, आयोडीन डिफिशिएंसी हो जाती है। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जिसको स्टिल बर्थ कहते हैं कि स्टिल बर्थ ये होता है कि 20 वीक से पहले, कंसेप्शन के बाद 20 वीक से पहले अगर कोई गर्भ गिर जाता है, बच्चे अबॉर्शन हो जाता है, तो वो कहलाता है आपको मिसकैरेज। और 20 के बाद जो कहलाता है तो वो कहलाता है 20 वीक के बाद दैट इज कॉल्ड स्टिल बर्थ, यानी कि मृत बच्चों का पैदा होना, जो हिंदी में आप कह सकते हैं। कॉन्जेनिटल एबॉर्मिटीज जो होती है अलग से बच्चों में देखिएगा कि कान बड़े हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ता है, एडल्ट को अलग ये परेशान करता है। स्ट्रबिस्मस एक बीमारी होती है जिसमें दोनों आई बॉल दिखेगा, अलग अलग दिशा में दिखेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है इसमें, दोनों आंख अलग अलग दिखेगा। ग्वाइटर न्यूरोमस्कुलर डिजीज एडल्ट में अलग हुआ, प्रेग्नेंट वुमेन में हो गया तो इंटाइटोरेंट डेथ होगा, एबॉर्शन स्टिल बर्थ जिसकी हमने बात किया। अगर न्यूनेट्स में होगा तो हाइपोथायराइडिज्म होने के बाद फिर बच्चों का रिटार्ड ग्रोथ के साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन भी स्टार्ट हो जाता है। बच्चों में हुआ तो चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म, डॉर्फिज्म, मेंटल रिटार्डेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये एडल्ट, प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूनेट्स, चिल्ड्रन सबको इफेक्ट करता है, इसलिए इसकी कमी बहुत ज्यादा खतरनाक थी और इंडिया में बुरी तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा था ये। आप एक फिगर देखिए कि एक बच्चा जिसको आयोडीन सही से सप्लाई नहीं हुआ, डेफिशिएंसी हो गई, और एक को सप्लाई हुआ, दोनों की ब्रेन के ब्रांचिंग को आप देख लीजिए, इनसफिशिएंसी जहां वहां पे सही से डेवलप नहीं हो पाता ब्रेन। राइट, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो लेफ्ट वाला देखिए इनडेवलप्ड है, और कलर्ड में देखिएगा तो राइट वाला देखिए। कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो मेंटल रिटार्डेशन, उसकी वजह क्या होती है कि ब्रांचिंग नहीं होती, जो फ्लरिश नहीं कर पाते हैं ब्रेन टिश्यूज वगैरह, सेल्स वगैरह। इस वजह से उसको बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन डेवलप हो जाता है आयोडीन की कमी की वजह से। सिंपल, इसके लिए क्या करना है आपको कि इसका जो बचाव है, उसके बचाव में ये है कि आप आयोडीन युक्त, कहते हैं नहीं, आयोडीन युक्त नमक आजकल आ रहा है, टाटा नमक आयोडीन युक्त, हमने प्रचार में भी सुना होगा, आयोडाइज सॉल्ट उसको प्रोवाइड करना है। इसलिए कि ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है डिफरेंट स्टेजेस पे। इवन जो आपकी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उसके डेवलपमेंट में इसका काम होता है। दांत देख लीजिए आप, हेयर्स देख लीजिए, नेल्स देख लीजिए, इसके में काम आता है। ये ब्रेन को डेवलप करने में काम होता है, इम्यून सिस्टम को आपके अच्छा करता है, आपके स्टमक के कैंसर है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये मेटाबॉलिज्म को, मैंने पीछे भी कहा था कि आपको कमी होगी तो आपको क्या होगा, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी, तो वो उसको भी ये काउंटर करता है। एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करता है, मस्कुलर जो है आपकी वो एक्टिविटी को मेंटेन करता है, और आपके नॉर्मल ग्रोथ और मैच्योरिटी अटेन करने में ये ऑर्गन्स को मदद करता है। तो एक बड़ा रोल है आयोडीन का, इसलिए जरूरी है कि उसको टाइम से लें। आयोडीन के इम्पोर्टेंस में अगर देखिएगा कि मेंटल एंड फिजिकल, जैसा पीछे भी हमने बात किया, इसके लिए बहुत जरूरी है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसकी कमी हो गई, आपको कमी कैसे हो सकती है, जो खाना खाते हैं, जो डाइट लेते हैं, उसमें कोई डिफिशियंसी हो गई तो वो सारी बीमारी कहलाएगी डेफिशिएंसी, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, आईडीडीज करके उसको जाना जाता है, कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा। बच्चों के ग्रोथ से लेके पैदा होने के बाद भी, और एडल्ट्स में भी किस तरह से इसकी बीमारी होती है, हमने एक बात पीछे भी की कि एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, ग्वाइटर, क्रिटिसिज्म, डॉर्फिज्म, रिटार्ड मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट, डीप म्यूटिज्म एंड स्क्विंट, इस तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। रिक्वायरमेंट इसकी बहुत जरूरी है। आयोडीन का जो मेन काम है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारा, इसका मेन काम है आपको कि जो T3 और T4 होता है, ट्राइआइडोथैरोनिन और थायरोक्सिन, इसके ये सिंथेसिस में मदद करना है। एक बच्चे को जो इन्फेंट होता है एकदम बिल्कुल,
उसको 50 माइक्रोग्राम डेली डोज चाहिए थे उसको, चिल्ड्रन को 100 माइक्रोग्राम, एडल्ट को 150 माइक्रोग्राम। और प्रेगनेंसी में आप देख लीजिए कि ज्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होती है उसकी जो डोज होती है प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, 200 माइक्रोग्राम्स चाहिए। नहीं होगा तो डिफरेंट, जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारी उनको हो सकती है। इसलिए डाइट में इसको मेंटेन करना है। जो प्रोग्राम्स हुए आयोडीन के लेके, आयोडीन डिफिशिएंसी को लेके, इसकी बीमारी को लेके जो प्रोग्राम्स हमारे यहाँ आए, उसकी एक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को अगर देखिए इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में कि इसकी हिस्ट्री छापी गई थी रिसर्च में, किस तरह से एक प्रोग्राम इवेल्युएट किया 1956 से लेके, यानी कि पहला आपको दूसरा जो 5 क्या कहते हैं उसको 5 ईयर प्लान था, उससे लेके 83 तक एक रिसर्च फॉर्म में रहा कि पता लगाएं कि इसकी जरूरत क्यों है और क्या क्या कर सकते हैं। फेज 2 आया 1983 में, 83 में और फिर 2000 के बीच में। तो इसमें टारगेट किया गया कि भाई जो ग्वाइटर हो जाता है, घेघा, उसको कंट्रोल करने के लिए आयोडीन की डिफिशिएंसी को टारगेट करना है। फिर जब उसके बाद बैन हटा दिया, उसमें ग्वाइटर जब देखा घेघा तो उसमें कहा गया कि जितने भी सॉल्ट होंगे सिर्फ आयोडोनाइज्ड सॉल्ट ही इस्तेमाल किए जाएंगे। जब उसमें घेघा में कंट्रोल होना शुरू हुआ तो फिर बैन हट गया 2000 से 2005 के बाद। लेकिन फिर रिसर्च में आया कि नहीं, सिर्फ घेघा नहीं, इसके साथ मेंटल रिटार्डेशन और भी दूसरे बॉडी के पार्ट्स हैं, या फिर जो है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका अलग असर होता है। तो फिर उसको 4th फेज में, 5 से 12 फेज में इसको फिर से आयोडीनाइज्ड सॉल्ट जो है उसको लाया गया और कहा गया कि नहीं, बिना आयोडीनाइज्ड सॉल्ट के कोई भी सॉल्ट सप्लाई भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर आप देखेंगे तो 1962 में आपको एक ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम, जो 83 में आप देखे थे ना, पहले ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम था, फिर नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम 83 में लाया गया। 3 डिकेड तक इसको देखा गया कि देखा फिर भी इसमें प्रेवलेंस कम नहीं हो रहा था, डिजीज की एक ज्यादा मिकदार अभी भी बाकी थी आवाम में, पब्लिक में। फिर उसके बाद आपको इसको चेंज कर करके इसका नाम रखेगा नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम रखा गया। उसमें नेशनल लेवल पे रखा गया था। और इस प्रोग्राम की जो बेस्ट पार्ट था वो ये कहा गया कि अब ये सिर्फ और सिर्फ कुछ खास डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, पूरे इंडिया में यूनिवर्सली इसको फैलाया गया और कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं रहा। और इसको प्रमोट किया गया कि हर खाने में आपको जो सॉल्ट इस्तेमाल होगा वो आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट ही इस्तेमाल होगा। इसमें जो आपको सॉल्ट खाने वाला है ना, उसको फोर्टिफाइड होता है, मतलब उसमें मिला देना। जैसे कभी कभी आप प्रचार में सुनते होंगे कि दिस ऑयल इज फोर्टिफाइड बाय विटामिन ई, या फिर दिस आयोडीन प्रोडक्ट इज बीइंग फोर्टिफाइड बाय दिस सॉल्ट इज बीइंग प्रोफाइड बाय आयोडीन। तो ये फोर्टिफाइड होता है, उसके साथ चीजों को मिला देना। इसका जो कंपोनेंट था, उस कंपोनेंट में था कि कॉमन सॉल्ट की जगह पे आपको आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करना है। मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस करना है कि किस एरिया में आयोडीन की डिफिशिएंसी हो रही है। अगर डिफिशिएंसी हो रही है तो फिर उसमें जो प्रोग्राम गया, उस प्रोग्राम का क्या इफेक्ट है। हर 5 साल पे उसको मॉनिटर करना था कि अब कितने लेवल पे हैं हम, कितना इंप्रूवमेंट हमारे यहाँ हो गया है। ठीक है, और मास कम्युनिकेशन, मैन पावरिंग ट्रेनिंग, मतलब कि जितने भी उससे हेल्थ वर्कर या लोग जूझ रहे थे या फिर जो काम कर रहे थे उसको लगातार ट्रेन करना है। किस तरह से लोगों को आपको अवेयर फैलाना है कि थोड़ा सा महंगा ही सही, लेकिन इसमें आप, अब तो खैर नमक बहुत सस्ता हो गया, 20 साल 25 साल पहले उसकी कीमत थोड़ी सी महंगी पड़ती थी कंपेरेटिव वे में। ठीक है, और दूसरे मास कम्युनिकेशन, जो हेल्थ एजुकेशन है, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में, बच्चा को क्या दिक्कत हो रही है, एडल्ट को क्या दिक्कत है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। इस प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उस ऑब्जेक्टिव्स में पहली चीज थे कि वही मैंने बताया कि एसेस करना है कि कितनी दिक्कत है लोगों को, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइड असेसमेंट होना था कि हर डिस्ट्रिक्ट में पता करना है। और पता करने के बाद जब आपको पता चलेगी कितनी कमी है लोगों में, आयोडीन की कमी से बीमारियां हो रही है, तो फिर उनको आपको आयोडाइज्ड नमक सॉल्ट यूज करने को सप्लाई करना है गवर्नमेंट की तरफ से। उनको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब कि जो आयोडीन सप्लाई कर रहे हैं, जो नमक सप्लाई कर रहे हैं, उनको एश्योर करना है कि आप जो है नॉन आयोडाइज्ड नमक नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हर 5 साल में डिस्ट्रिक्ट में आपको इम्पैक्ट देखना है कि ये जो हमने चीजें उनको दी, आयोडाइज्ड सॉल्ट दिया उनको, ऐसा सॉल्ट दिया जिसमें आयोडीन था, तो उससे कितना इफेक्ट पड़ा और कितना बीमारी में कमी आई। ठीक है, उसके बाद लोगों में हर प्रोग्राम की जान होती है कि उसके टेस्ट करके पता लगाएं कि स्टिल द बीमारी कितना ज्यादा अभी बाकी है। तो उसमें लेबोरेटरी मॉनिटरिंग होती थी, उसमें यूरिन एग्जामिनेशन होता था, उससे पता चलता था कि उनके आयोडीन का लेवल कितना है। और द लास्ट थिंग, द हेल्थ एजुकेशन पब्लिसिटी।
उसके बाद आप देखे होंगे कि आप लोग तो खैर डिफरेंस नहीं देख पाएंगे, हमने डिफरेंस देखा है कि पहले आयोडीन से रिलेटेड इतने ज्यादा कम पेन्स नहीं आते थे, टीवी बहुत कम था, डीडी था, तो उसी पे कुछ चीजें आ रही थी। लेकिन सरकार ने इसको मास मीडिया के तौर पे पेपर्स में, पम्पलेट्स में और गवर्नमेंट के जितने भी हेल्थ सिस्टम के एजुकेशन सेंटर्स हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हर जगह इस तरह के पर्चे और इस तरह का पोस्टर, अब तो फिर नेशनल टीवीज पे भी हर जगह आपको प्रचार आने लगा कि क्या डिफरेंस होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। इस लेवल पे हम अब पहुंच गए हैं कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत भी नहीं बची, कि लोग खुद इस चीज को समझने लगे हैं। इसका अचीवमेंट ये रहा कि सरकार ने जो है वो आयोडीन जो बनाने वाली थी 824 जो मैन्युफैक्चरर को जो सरकार ने ये दिया था, नमक बनाने वाली कंपनियों को ठेका दिया था, ये लाइसेंसिंग दिया सर, उसमें 770 ने जो है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। इस प्रोग्राम के तहत ही सरकार ने पॉलिसीज बनाई थी। ठीक है, एनुअल प्रोडक्शन जो है आयोडाइज्ड सॉल्ट का 222 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया। कि चूंकि इस पे भी ध्यान आपको देना है कि जितने भी सॉल्ट प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आप एश्योर करेंगे गवर्नमेंट लेवल पे कि हम उसमें आयोडीन युक्त बनाएं। बनेगा ही जब आयोडीन युक्त, तो लोगों को लेना आसान हो जाएगा। आप देखें कि जो सप्लाई आयोडीन नमक का 2015 अप्रैल 2015 से अगस्त 2015 तक के जो डाटा है उसमें वो 26.44 लाख टन हो गया। मतलब जो सप्लाई लेवल था 80% ज्यादा लोगों को ये पहुंच जाने लगा। नेशनल में पूरे भारत में इस लेवल पे एक अथॉरिटी बनी, जो अथॉरिटी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 एंड रेगुलेशन 2011, ये रेगुलेट करती है इस चीज को कि आप चेक करें कि इस तरह के पब्लिक में इस तरह के नमक सप्लाई ना हो जो नॉन आयोडीनाइज्ड हो, फिर उसको बैन करेंगे या उस पर सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसको कर सकती है। ये उस पर सरकार आजाद है, उसके एक्ट बने और उस एक्ट में जाके देखिएगा तो फूड एंड सेफ्टी या खाने पीने की चीजों के लेके गवर्न करता है एक्ट, उसको रिलेटेड ये एक्ट बनता है और उससे जो भी उसके पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करता उस पर सरकार एक्ट करती है। दीज आर द अचीवमेंट्स, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, यही पूछेगा कभी एग्जाम में। बुक की ये चीज है कि कितना अचीवमेंट क्या क्या हुए हमारे इसको लेके। The effective implementation of National Iodine Deficiency Disorder Control Program, 34 states या UTIs have established iodine deficiency control cells in their state health directorate। इससे क्या हुआ कि सारे स्टेट में एक उसकी जो डायरेक्टरेट बनी अलग से, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसकी यूनिट बनी। अभी देखेंगे तो पंजाब वगैरह में, अपने बिहार में भी कई यूनिट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस चीज को मेजर करते हैं, कैसे एग्जामिनेशन करना है पेशेंट्स के यूरिन का पता लगाने के लिए, या फिर किस तरह से प्रोग्राम के इवैल्यूएशन का पता लगाना है कि ये प्रोग्राम कैसा चल रहा है और कितने लोग अभी भी कुछ एरिया में, सुदूर एरिया में जाइएगा जहाँ पे सप्लाई नहीं है चीजों का, तो गाइटर्स वाले पेशेंट अभी भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मॉनिटरिंग के 3 लेवल बनाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल। पहले तो आपको प्राइमरी लेवल पे एस्टिमेशन करना है, ठीक है, कि जो टाइट्रेशन मेथड से, और यूरिन को फिर देखना है, और फिर बच्चे जो पैदा लेते हैं यूनिटल स्क्रीनिंग फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उसको जांच करना है। अभी आप ओपीडी में बैठेंगे तो आप देखिएगा कि थायराइड जो है, थायराइड की बीमारी महामारी की तरफ फैली हुई है। कुछ तो फिजियोलॉजिकल भी हो जाती है, कंसीव करने के बाद दिक्कत होती है, और उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कि अगर आपका थायराइड बढ़ गया है कंसीव मदर के साथ, तो फिर उनको एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या बच्चे पैदा भी हुए तो थोड़ा सा न्यूनेटल उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो है ना डिफॉर्मिटीज जो है वो पैदा हो जाती है। तो आप देखिएगा ओपीडी में बैठेंगे गायनी की या जनरल भी, तो बहुत ज्यादा इसको, कुछ लोग साइंटिफिकली ब्लेम ये भी हो रहा है कि बहुत ज्यादा नमक खाने की वजह से भी हो रहा है। जैसे सिर्फ नमक आप खाने में नहीं खाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्नैक्स फूड्स खा रहे हैं, या फिर इवन के टूथपेस्ट आप डेली जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जबरदस्ती का नमक भर भर के परेशान कर रखा है। कुछ स्टडीज ऐसी भी आई हैं कि टूथपेस्ट बार बार 2-3 बार करने में उसमें जो नमक का अमाउंट है वो ज्यादा बॉडी में पहुंच रहा है। तो डिफरेंट स्टोरीज है जिसके बिना पे रिसर्च पे चल रहा है। आप लोग को सिर्फ इतना पढ़ना है कि प्रोग्राम्स के जो स्टेप्स थे, कब आया, कैसे आया, इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, अचीवमेंट्स क्या थे, यही 3 चीज आपको अक्सर इसमें पूछा जाएगा। आयोडीन के लिए एक एडिशनल है कि कभी भी आप लोगों को कमी देखें तो आप सजेस्ट करें उनको कि बेहतर ये तरीका होगा कि जो डाइटरी आपके नमक के अलावा, जो इसलिए कि देखिए नमक ज्यादा अगर इस्तेमाल करने के लिए आपने कह दिया तो हो सकता है कि उसके आजकल जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से बढ़ रहा है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में ब्लड प्रेशर एक खतरनाक वाला है, तो हो सकता है कि उसके ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, तो आप सप्लीमेंट्स के तौर पे उनको कहिए कि डायरेक्ट नमक नहीं ले, सिंधा नमक दे सकते हैं, कंपेरेटिवली वो ब्लड प्रेशर कम बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी जो दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड आप दे सकते हैं उसको सप्लाई खाने के लिए, चाहे वेज नॉन वेज है तो उसको आप बता सकते हैं कि फिश में अगर आप फिश खा सकते हैं, या फिर
अलग तरह के जो आपके ये बेरीज आते हैं, क्रैनबेरीज आते हैं, नेवी बीन्स आते हैं, एग्स हैं, सी वुड्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह के आते हैं, तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम था, कल आप लोग इंशाल्लाह पढ़ के आइएगा, पहले से पढ़ लीजिएगा कि क्या पढ़े हम लोग कल, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जो ट्यूबरकुलोसिस को लेके जो प्रोग्राम है उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। गांधी जी का एक मैसेज था, चूंकि आज शुरुआत गांधी जी से हुई थी इसलिए मैं इसको कोट करना चाह रहा था, बी द चेंज यू विश टू सी द वर्ल्ड। मतलब कि आप खुद उस चेंज का पहले हिस्सा बनिए जो आप चाहते हैं कि दुनिया में चेंज हो आपके आसपास अराउंड। इट वाज ऑल अबाउट द नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ये छोटा सा प्रोग्राम था और इसमें वही दो चीज जो आपको बताया कि वही आपसे पूछा जाएगा जनरली कि प्रोग्राम्स के क्या क्या कब कौन कौन प्रोग्राम्स आया, उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, दूसरी अचीवमेंट्स और तीसरा इसके ऑब्जेक्टिव्स। यही 3 चीज आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। या फिर कभी इस तरह भी वाइवा पूछ लेंगे आयोडीन डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियों के नाम बताएं, तो आप इसके लिए तैयार रहें।